वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोटा बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहला बेसिक जो सेल के बारे में इंफॉर्मेशन है, सेल कैसी होती है, क्या काम करती है, क्या टाइप्स हैं सेल के, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर देखें, वहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम सेल बायोलॉजी में। तो सेल के बाहर की कवरिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल यूनिक फीचर है प्लांट सेल का। एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। जैसा कि एक ये सेल जैसा डायग्राम यहाँ पे बनाया, इसको एक सेल एज्यूम करो। इस सेल के ये जो बाहर सबसे बाहर की जो लेयर है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। वॉल हम समझते हैं ना, दीवार। दीवार अच्छा क्या काम करती है? दीवार एक तो हमारे घर की बाउंड्री बनाती है, हमारे घर के बाहर भी जो दीवार है। दूसरा, ये हमें बाहर से प्रोटेक्शन देती है, ये हमारे बाहर के एनवायरनमेंट से हमें प्रोटेक्ट करती है, इसलिए घर के बाहर होती है दीवार, वॉल जिसको हम बोल रहे हैं। तो इसी को बोला है सेल वॉल। ये क्या करेगी? सेल को सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन देने का काम। अब हम जानते हैं कि प्लांट को इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर प्लांट्स को ज़्यादा ज़रूरत है इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए थोड़ी ना यार घर मकान बने हुए हैं, हर चीज़ से उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो उनके पास खुद का मैकेनिज्म है। सबसे बाहर क्या मिलेगी? सेल वॉल। ये हो गई हमारी सेल वॉल। हार्ड है क्योंकि नॉन लिविंग है, यानी मरी हुई है। ये सबसे बाहर की लेयर है और नॉन लिविंग है, यानी डेड है। और यही मैं मानता हूँ यार कि ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी, ये सॉफ्टनेस का, नरमी का नाम है, सख्ती का नाम नहीं है। सख्ती तो आप देखो मरे की पहचान है। हिस्ट्री है ना, हमें बहुत कुछ सिखाती है यार, लेकिन इतना। और साइंस हमें कितना सिखाती है? इतना। हमें साइंस भी यही बात बता रही है, सिर्फ सर झुका लेना या हाथ झुका लेना ही नरमी नहीं है। ये तो कोई लालच के लिए भी झुका लेगा। आप नहीं देखते नेताओं को कैसा आपके आगे हाथ झुका लेते हैं, सर झुका लेते हैं, पैर में पड़ जाते हैं, लेकिन क्यों? सिर्फ लालच की वजह से। झुकना चाहिए असल में दिल। दिल जहाँ झुकता है वही है जिंदगी की असली पहचान। मुर्दा तो देखो यहाँ पर हार्ड हुआ पड़ा है। टॉपिक पे आते हैं। ऐसे बीच बीच में मैं आपको थोड़ा सा ऐसा वाला ज्ञान भी देता रहूँगा। देखो यार, लाइफ साइंस के टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लाइफ को समझाए आपको ना। सिर्फ ये बायोलॉजी पढ़ने से ऐसा कोई ज़्यादा क्या हो जाने वाला है? अगर आपको लाइफ समझोगे आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सेल वॉल की सबसे आउटर लेयर हम देख रहे हैं। अब यार अच्छा, सेल वॉल है तो ये बनी किससे है? ये भी एक सवाल पैदा होता है। तो देखो, इसकी ज़रूरत के हिसाब से इसमें केमिकल कंपोजिशन होता है ना, कि इसको क्या ज़रूरी है, इसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके हिसाब से। अब एल्गी जो है, शैवाल जो होती हैं, उनमें ये सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नीज, और इनमें जो मिनरल्स होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है सबसे बाहर। किस में होता है ये? एल्गी में। लेकिन जो अदर प्लांट्स हैं उनमें मेन कंपोनेंट है इसका सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। पेक्टिन का डिपोजिशन होता है जो इसको हार्ड बनाता है, लेकिन मेन जो इसका इंग्रेडिएंट जिसको हम बोलेंगे मेन कंपोनेंट है वो है इसका सेल्यूलोज। अब यार ये सेल्यूलोज क्या भला है? हम आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे, सेल्यूलोज के बारे में पूरा बताएंगे। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। देखो सेल्यूलोज क्या है? ग्लूकोज तो हमने सबने देखा ना, ग्लूकोज ये वाला C6H12O6, ग्लूकोज तो हम सभी जानते हैं। ग्लूकोज का एक अणु है, यहाँ पर देखो सेल्यूलोज का जो एक अणु है वो 3000 ग्लूकोज के अणुओं से, एटम से मिलकर बना है। एक सेल्यूलोज का एटम 3000 ग्लूकोज के एटम से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही 100 सेल्यूलोज के जब एटम मिलते हैं तो बनता है एक मिसेली। अभी हम चलेंगे इसके पूरे कॉम्पोजिशन पे। देखो 3000 ग्लूकोज के एटम से क्या बन रहा है? एक सेल्यूलोज का एटम। ऐसे ही 100 सेल्यूलोज के एटम मिलकर बनाएंगे एक मिसेली। ऐसे ही 20 मिसेली के एटम मिलकर बनाएंगे एक माइक्रोफाइबल। और ऐसे ही 250 माइक्रोफाइबल जब आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो बनाते हैं एक मैक्रोफाइबल। और ऐसे कई सारे मैक्रोफाइबल। इस लेयर को मैं बाहर निकाल रहा हूं ना, ये यहां पर हम इस लेयर को बनाते हैं। तो ऐसे कई सारे मैक्रोफाइबल क्या है? बेसिकली तो ये है सेल्यूलोज ही। ऐसे यहाँ पर अरेंज रहते हैं, इसके बीच में मैट्रिक्स होती है। तो ये इसकी बाहर इसको हम जब खोल के देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से,
तब जाकर पता चलता है कि यार अच्छा ऐसे सेल वॉल भी है। अच्छा, इन सब की डिटेल स्टडी भी ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही हुई है। पहले तो हमें कैसे ही पता लग लेगा कि यार क्या है होता है इसमें, लेकिन जब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई है साइंस बहुत आसान हो गई, क्योंकि जब हम देखने लगे ना तो हमें चीज़ें पता लगने लगी, हम उसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करने लगे। तो ये बात अभी तक बात समझ आई आपको कि सबसे बाहर की लेयर होती है सेल वॉल, सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं मिलती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है, और इसके वर्क के बेसिस पर इसमें अलग अलग तरीके के डिपोजिशन होते हैं। ठीक है, अभी तक इतना समझ आया, आगे चलते हैं। तो हमें पता लग गया कि ये सेल्यूलोज से बनी होती है। अब देखो यार, जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सेल वॉल है, इधर एक अलग सेल है, इधर एक अलग सेल है ना, ये सेल वॉल है। अब इसके ऊपर क्या हुआ है? सेल्यूलोज का की परत जमी है, ऐसे उसका डिपोजिशन हुआ है, जमा हुआ है ना। पहले जैसे सेल है उसके ऊपर सेल्यूलोज की का डिपोजिशन होता है, जमाव हो रहा है, तो ये हार्ड दिख रही है ना। लेकिन मान लो कहीं कहीं जमाव हुआ ही नहीं है, वो बीच में जगह खाली रह गई, ये स्पेस खाली रह गया है, तो यहां पर क्या बनेंगे? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा। अब ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या काम कर रहे हैं? इनके बीच में जहां पर डिपोजिशन नहीं हुआ उनके बीच में बने हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा एक्सचेंज का काम करेंगे। देखो यार, इधर भी एक सेल है, इधर भी एक सेल है, बीच में दोनों के एक्सचेंज यानी प्रोटोप्लाज्म में जो एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा? वो होगा इन प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। तो इनको क्या बोला है? प्लाज्मोडेस्मेटा। अब हमें क्या क्या पता चल गया है कि एक तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट का फीचर है, दूसरी डेड होती है, तीसरा ये सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, चौथा हार्ड होती है, पांचवा इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं। ठीक है, काम देखें हम इसका, तो सबसे पहली बात तो शेप देती है सेल को। शेप, आपके मकान की जो शेप है, आपके हाउस की जो शेप है, किसने दी है? वो उसकी दीवारों ने। जैसी उसकी दीवारें हैं वैसा ही हमारा मकान लगता है। तो सबसे पहली बात तो ये सेल को शेप देने का काम किया सेल वॉल ने। दूसरी बात कि इसको हार्डनेस, इसको कठोरता दी, प्रोटेक्शन दिया सेल वॉल ने। फिर ये एक्सचेंज में भी रोल प्ले करती है ना, आपस में एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। तो ये इंफॉर्मेशन है सेल वॉल के बारे में। इसी वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा टॉपिक है जिसको जितना पढ़ा उतना कम है, क्योंकि सारी सेल सिग्नलिंग सेल मेम्ब्रेन पे सारे कॉन्सेप्ट बेस हैं। जितना भी सेल में काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ये सेल मेम्ब्रेन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट वो है मॉलिक्यूलर लेवल पर। अभी आपका जो स्तर है, जो मैं अभी नीट और जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी, उसमें इतना नहीं पहुंचते हैं। CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें ये डीप इन्फॉर्मेशन आती है, तो जब हम उसके बारे में लेक्चर बनाएंगे तो उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। फिलहाल हम सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं जितना सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर की परत हो गई एनिमल सेल में यानी जंतु कोशिका में, और सेल वॉल के बाद जो प्लांट कोशिका में मिलेगी वो सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है, बहुत इंपॉर्टेंट इसके वर्क हैं। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया? सी क्रेमर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको सेल मेम्ब्रेन कहा। फिर इसका अलग अलग टाइप के बहुत सारे मॉडल फेमस है ना, ये एक्चुअली किसकी बनी होती है, इस पर बहुत सारे मॉडल दिए, ज़्यादा काम के नहीं है, सिर्फ दो चीज़ें याद रख लो। एक तो डेनियल डॉसन, एक दो साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने सैंडविच मॉडल दिया कि ये सैंडविच की तरह बनी होती है। सैंडविच खाया आप सभी ने, उसमें दो ब्रेड ऐसे होती है, बीच में मसाला भरा होता है ना, तो ऐसा बताया इसने डेनियल डॉसन ने। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित और जो सबसे ज़्यादा माननीय मॉडल है, एक्सेप्टेड मॉडल है, वो है सिंगर और निकोलसन। सिंगर प्लस निकोलसन, सिंगर एक साइंटिस्ट थे, निकोलसन एक साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर एक मॉडल दिया, उसको कहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को वेल डिफाइन करता है। क्या कहना है इस मॉडल का? इस मॉडल का कहना है जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब इसमें प्रोटीन ग्लिसरॉल के फ्लूइड में तैर रहा है मोज़ेक। ठीक है, जैसे ऐसे मानो ये दोनों ऊपर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है ना, इसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है और उसमें प्रोटीन तैर रहे हैं ना। ऐसे इन दोनों के बीच में ये प्रोटीन है, कई प्रोटीन फिक्स्ड हैं और कई प्रोटीन ऐसे तैर रहे हैं, यानी वो इधर से उधर मूव कर रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर को हम समझें तो बना हुआ इसका जो फॉर्मेशन है वो किससे है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड प्लस प्रोटीन, ये दोनों
मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के। इनका दोनों का पोर्शन अलग अलग सेल में अलग अलग हो जाता है। किसी में ये मान लो 46% हो गया, ये 54% हो गया, किसी में ये उल्टा हो गया, ऐसे इनका कंपोजिशन बदलता रहता है, बट जो मेन कंपोनेंट है वो यही है। अब यार इसकी स्ट्रक्चर हम समझें, देखो इधर देखो, ऐसा एक डायग्राम आपको अक्सर बुक्स में मिलेगा। इस टाइप का कुछ ना, मैं इसको अच्छे से भी बनाऊंगा पर यहां समझाने के लिए बता रहा हूं। क्यों? ये ऊपर हेड और ये टेल, हेड और टेल, इसको हेड बोला जाता है, इसको बोला जाता है टेल। बेसिकली ये क्या है, देखो ये जो हेड पार्ट है ना, ये मिलकर बना है अल्कोहल, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से। और जो इसकी टेल है, ये है फैटी एसिड की टेल। ये लॉन्ग फैटी एसिड टेल है जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं हाइड्रोफोबिक। फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक होते हैं। जब मैं आपको हाइड्रोफोबिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि फैटी एसिड में कैसे ये गुण डेवलप हो चुका है, कैरेक्टर आ चुका है। तो इसको यहाँ पर आप कैसे समझोगे कि ये जो हेड है ना, हेड यहाँ यानी ये वाला जो पोर्शन है, अल्कोहल फॉस्फेट वाला जो पोर्शन है, ये है हाइड्रोफिलिक, यानी ये जल से लव करता है। फिलिक मतलब होता है लव, फोबिक मतलब होता है डर। हाइड्रोफिलिक यानी जल से प्रेम करेगा, जल से ये दूर नहीं भागेगा। लेकिन जो इसका टेल वाला पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक यानी ये जल से दूर भागने वाला पार्ट है, इसको जल से लगता है डर। असल में ये मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ और बात है, मैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा अच्छे से। लेकिन फिलहाल के लिए यही समझ लो कि हम इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ऐसी स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोफिलिक हेड, ये हाइड्रोफोबिक टेल, नीचे भी ऐसी ही बनेगी। ये हम एक लेयर की तरह देख रहे हैं ना, ऐसे ये लेयर मानो। अब क्या है, इसके बीच में होते हैं बड़े बड़े प्रोटीन। ये प्रोटीन इनमें फंसे हुए भी होते हैं, यहाँ बाहर निकले हुए भी होते हैं। ये जो प्रोटीन है, ये जो बाहर आपको दिख रहे हैं ऐसे सेल से बाहर, ऐसे बाहर निकले हुए हैं, ये कहला रहे हैं पेरीफेरल प्रोटीन। जाहिर सी बात है, जो परिधि पर है, पेरीफ्री पे है, तो पेरीफेरल प्रोटीन। और जो अंदर ये बड़े बड़े ये प्रोटीन है, इस लेयर के बीच में ऐसे बड़े बड़े जो प्रोटीन धसे हुए हैं, इनको बोल रहे हैं हम इंटीग्रेटेड प्रोटीन। इंटीग्रेटेड मतलब उसके अंदर धसे हुए हैं। तो जो बाहर है वो है पेरीफेरल प्रोटीन, अंदर है धसे हुए प्रोटीन। एक्चुअली जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है ना, उस टाइम ये हाइड्रोफिलिक टेल के बीच में प्रोटीन फंस जाता है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन इसलिए इसको फंसा हुआ प्रोटीन हम मान रहे हैं। ये मूवमेंट भी करता है। जब हम इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर पढ़ेंगे तो आपको उसकी मूवमेंट समझ आएगी कि कैसे ये मूवमेंट कर रहा है। ये जो बाहर जो प्रोटीन देख रहे हो ना आप, ये सिग्नलिंग में बड़ा काम आएगा। ये बाहर जो प्रोटीन है, ये हमारे सिग्नल के काम आएंगे। सिग्नल वाला हार्मोन इनसे रिएक्ट करेगा और बहुत सारी सेल की सिग्नलिंग होगी। ये जो हायर स्टडीज़ का जो मटेरियल है, ये आपको अच्छे, जब आप हायर स्टडीज़ में मास्टर्स डिग्री करोगे तब आपको ये सिग्नलिंग वगैरह टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आप समझ लो। ऊपर जो बाई लेयर जो ये है, दो टाइप की जो लेयर है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक तो हेड होगा इसका, ऐसा बना होगा। हाइड्रोफोबिक इसकी टेल होगी जो फैटी एसिड की चेन से बनी होगी, और उसके बीच में भी प्रोटीन होंगे। फ्लूइड की तरह होगा एक तरीके से ना, जो हम देखते हैं ना, ऐसा तालाब देखो आप और उसमें ऐसे कुछ तैर रहा है, जैसे बड़ी नाव तैर रही है, या बड़े बड़े आइस जो हैं, बर्फ़ के जो बड़े बड़े सेगमेंट होते हैं वो ऐसे तैर रहे हैं, तो बीच में ऐसे प्रोटीन मूव करता है। तो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किसने प्रपोज किया, किसने दिया, सिंगर और निकोलसन ने। अब ये तो बात हो गई इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसके काम क्या है। सेल मेम्ब्रेन का जो वर्क है वो असल में इसके कैरेक्टर से है। इसका जो कैरेक्टर है ना, क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, ये होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। देखो परमिएबल, पारगम्य का मतलब समझो, किसी चीज़ से आर पार हो जाना। जैसे ये मेरा हाथ है, अगर ये पेन इससे आर पार हो गया तो ये इसकी परमेबिलिटी इससे ही आर पार हो गया, पार हो गया। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन परमिएबल तो है, यानी इससे चीज़ें आर पार तो जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, लेकिन ये है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली
परमिएबल, BLE सॉरी। तो चयनात्मक पारगम्य हिंदी में जिसको बोलते हैं, मतलब चयन करके ही पार करेगी, ऐसा नहीं है कि जो आ रहा है जिसको पार कर रही है। इसके पीछे रीज़न यही है कि इसमें दो टाइप के हेड हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अच्छे से देख लेगी, फिर उसके बाद ये इनको पार जाने देगी ना, मतलब परमिएबल होगी। तो इसलिए इसको बोला है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जब कोई चीज़ सेलेक्टिवली परमिएबल है तो जो चीज़ें उससे ईजिली पार हो रही हैं, ईजिली इधर से उधर जा रही हैं, उसके लिए तो उसको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। अब सपोज करो कि वाटर है, अब वाटर इससे ईजिली, अब वाटर इसमें आराम से आर पार जा रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन कह रही है वाटर से कि मैं तुझे नहीं रोकूंगी, आ जा। तो वाटर को इसमें अंदर जाने के लिए, क्या कोई एनर्जी की ज़रूरत है? नहीं, वो ईजिली अपने प्रेशर की बेसिस पे आर पार चला जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा वहाँ पर। आपने पढ़ा ही होगा ऑस्मोसिस के बारे में। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन में ले जाने के लिए या सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेजने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। तो वहाँ पर और हम जानते हैं कि बायोलॉजी में एनर्जी का मतलब क्या है? ATP, एटॉमिक ट्राइफॉस्फेट। ये ATP एनर्जी है, ये एनर्जी यूज़ करेगी सेल, तब उसको जाने देगी। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, Na+K+ पंप काम करता है सेल मेम्ब्रेन में। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? ATP यूज़ करता है और पकड़ पकड़ के मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर ले जा रहा है, उधर से इधर ले जा रहा है, इधर से उधर ले जा रहा है ना। तो ऐसे इनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो बेसिक काम है सेल मेम्ब्रेन का वो है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरी बात कि ये हमारे प्रोटेक्शन भी कर ही रही है ना, बाहर की परत है तो हमारे सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। और दूसरी बात, इसके कई टाइप के प्रोजेक्शन हो जाते हैं। जैसे ना आपने देखा होगा ऐसे माइक्रोविलाई, डाइजेशन में हम देखेंगे ये क्या कर रहा है, ये अपनी सतह को, अपने एरिया को, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोजेक्शन बना लेगी। जैसे माइक्रोविलाई हो गए, और भी कई टाइप के इसके मॉडिफिकेशन होते हैं जो अपने वर्क के बेसिस पर ये कर लेती है। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो समझने की बात थी वो यह थी कि क्या इसका कंपोजिशन कैसा है, इसका ये बनी किस टाइप की है और इसका बेसिक वर्क क्या है। तो हमने देख लिया, ठीक है ना। ये ग्लिसरॉल फैटी एसिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने पढ़ा, किसने दिया? सिंगल एंड निकोलसन ने प्रपोज किया। क्या होता है ये, वो भी हमने देखा। फिर इसमें सेलेक्टिवली परमिएबल होने की वजह से दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक ट्रांसपोर्ट तो होता है पेसिव। पेसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी जिन चीज़ों को ये मेम्ब्रेन इजीली पार होने देगी, इजीली परमिएबल है जिन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों का होगा पेसिव ट्रांसपोर्ट। यानी जहां एनर्जी नहीं लगी वहां का जो ट्रांसपोर्ट है उसको क्या बोल रहे हैं हम? पेसिव ट्रांसपोर्ट। बट जहां पर एनर्जी का यूज हो रहा है, यानी ATP खर्च हो रहे हैं, उस ट्रांसपोर्ट को हम बोल रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या? एनर्जी लग रही है। उन जिन भी मॉलिक्यूल्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसका मतलब ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन उनके लिए इजीली परमिएबल नहीं है, उनके लिए, उनको ये रोकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी उनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसको बोला है हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेल वॉल हमने पढ़ी, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी। आगे के जो लेक्चर्स है उसमें हम डिटेल में और सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आपको हेल्प हुई, तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो मुझसे कमेंट में पूछो। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट में बताओ। ओके, थैंक यू।